नमस्कार दोस्तों, रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हमने जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चला रखी है उसके अंतर्गत आज हम शिक्षण अधिगम सामग्री एवं सहायक सामग्री वाला प्रकरण करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न विगत परीक्षाओं में आए हुए इसमें आपको मिलेंगे और बहुत ही स्तरीय प्रश्न है और आप इसको वीडियो को पूरा देखना और आपको निश्चित रूप से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो लेवल 1 का विद्यार्थी हो, चाहे लेवल 2 साइंस मैथ और एसएसटी का विद्यार्थी हो। पूरे इस टॉपिक में से कम 4 से 5 प्रश्न आपकी इस परीक्षा में आएंगे, क्योंकि साइकोलॉजी में भी ये आती हैं, आपकी लैंग्वेज 1 में भी ये आती हैं, लैंग्वेज 2 में भी ये आती हैं और आपके सब्जेक्ट चाहे ईवीएस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स का सब्जेक्ट हो, चाहे एसएसटी वाले हो, हर सब्जेक्ट मतलब पूरे रीट के पेपर में 4 से 5 प्रश्न इस टॉपिक से आते हैं हर बार। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण को कैसे रोचक प्रभावी बना सकते हैं। अब यहाँ तो सामाजिक अध्ययन दे रखा है। अब आप सामाजिक अध्ययन के शिक्षक हो, चाहे मैथ्स के शिक्षक हो, चाहे साइंस के हो, चाहे आप ईवीएस के शिक्षक हो, कैसे बनाएंगे? कक्षा कार्य देकर, श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करके, चुटकुले सुनाकर और गृह कार्य देकर। यानी कि एक शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण को रोचक बनाना है। वैसे तो कई टीचर चुटकुले सुनाकर भी अपने शिक्षण को रोचक बनाते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कुछ शिक्षक के साथ मर्यादाएं जुड़ी हुई रहती हैं और रोचक को मतलब शिक्षण को रोचक भी बनाना है और प्रभावी भी। यहाँ चुटकुले सुनाकर आप शिक्षण को रोचक तो बना सकते हो पर प्रभावी नहीं बना सकते, इसलिए ध्यान देना, क्योंकि आप टीचर हैं। कक्षा कार्य से तो बच्चा इतना खुश नहीं होता है। श्रव्य दृश्य सामग्री का, अगर आप कोई भी विषय वस्तु प्रकरण पढ़ा रहे हैं और उससे संबंधित टीचिंग लर्निंग ऐड का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि बच्चा आपको बहुत अच्छे से सुनेगा और जो वो सीखेगा रुचि के साथ सीखेगा और वो प्रभावी भी होगा, लंबे समय तक उस बच्चे को याद रहेगा। तो इसलिए यहाँ इसका आंसर होगा श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करके। तो चुटकुले सुनाकर और गृह कार्य देकर, ये 2 कार्य ऐसे हैं जो बच्चे को थोड़ा बोर करते हैं, ठीक है, कक्षा कार्य और गृह कार्य। तो यहाँ पे श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जिस सामग्री के द्वारा सुनकर और देखकर, सुनकर तथा देखकर अधिगम किया जाता है वह। अब सुनते कैसे हैं? कान से, तो सुनने को कहते हैं श्रव्य और देखने को कहते हैं दृश्य। तो श्रव्य दृश्य सामग्री, तो श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री या श्रव्य दृश्य दोनों या इनमें से कोई नहीं। सामान्य सा क्वेश्चन है, एकदम सी उत्तर आएगा इसका। अगला प्रश्न है, रेडियो, प्रोजेक्टर और टेलीविज़न इत्यादि हैं हार्डवेयर उपकरण, सॉफ्टवेयर उपकरण, घरेलू उपकरण और प्रक्षेपी उपकरण। देखिए यहाँ पे रेडियो और टीवी तो घरों में मिल जाएगा, पर प्रोजेक्टर जनरली नहीं मिलता और मिल भी जाए तो भी ये घरेलू उपकरण में नहीं आएंगे। पहली चीज़, जिस लिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है वहाँ सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है आपसे कि रेडियो, टेलीविज़न, प्रक्षेपी उपकरण, तो इनमें से केवल प्रोजेक्टर है, रेडियो और टेलीविज़न है नहीं, तो ये प्रक्षेपी भी नहीं रहेगा। अब बात है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हमने देखा था कि तकनीकी या प्रौद्योगिकी के आधार पर 2 भागों में बांटा था, एक तो हार्डवेयर उपागम और एक सॉफ्टवेयर सामग्री, ठीक है। तो अब इसमें रेडियो और ये जितनी भी मशीन्स होती हैं वो सारी की सारी हार्डवेयर उपकरण में आते हैं। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न बोर्ड क्या कह रहा है कि मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षक को सहायक सामग्री का चुनाव करना चाहिए। यानी कि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान शिक्षक सामग्री के चयन, शिक्षण सामग्री के चयन के लिए क्या बोलता है कि किस आधार पर हमें शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करना चाहिए? आयु विकास के आधार पर, अभ्यास के आधार पर, प्रदर्शन के आधार पर या स्वयं की मर्जी से? तो आप अपनी मर्जी से ही करते होंगे वैसे तो, लेकिन यहाँ उत्तर ये नहीं रहेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कौन से आयु वर्ग के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अगर हम बिल्कुल बहुत छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमने प्रोजेक्टर के माध्यम से उनको चीज़ें पढ़ाई तो वो मज़ा नहीं आएगा। छोटे बच्चों को मॉडल के चार्ट के माध्यम से और बाकायदा जैसे एप्पल पढ़ाना है और छोटे बच्चे को एप्पल का एकदम बिल्कुल रबड़ का अच्छा सा आप मॉडल लेके आ गए और बच्चे को खेलने के लिए दे दिया कि देख बेटा ये एप्पल है, तो बच्चा उससे जल्दी सीखेगा। इसलिए हमें शिक्षण सहायक सामग्री का चयन आयु के अनुसार करना है, ये मनोविज्ञान कहता है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में दृश्य सामग्री है, देखिए अभी हमने ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, आपको पता है दृश्य सामग्री स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, प्रोजेक्टर, उपयुक्त सभी। अब जिस रूप में ये प्रश्न पूछा है दृश्य यानी कि जिनको देख सकते हैं, अब स्लाइड भी आपको दिखती है, फिल्म स्ट्रिप भी दिखती है, प्रोजेक्टर भी दिखता है, तो इसलिए उत्तर आएगा उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री श्रव्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आती? फिल्म स्ट्रिप, लिंग्वाफोन, डिस्क रिकॉर्डर या टेप रिकॉर्डर। अब आप ये देखें श्रव्य के अंतर्गत नहीं आती यानी कि फिल्म स्ट्रिप, लिंग्वाफोन, डिस्क रिकॉर्डर। तो जहाँ रिकॉर्डर शब्द जुड़ा हुआ है रिकॉर्ड करके, तो चीज़ों को रिकॉर्ड करके तो सुना ही जाएगा, तो ये क्या है? श्रव्य है। ये डिस्क रिकॉर्डर क्या है? श्रव्य है। लिंग्वाफोन भी आपको पता है श्रव्य सामग्री है, भाषा शिक्षण यंत्र भी इसको कहते हैं, ठीक है। फिल्म स्ट्रिप जो है ये सुना नहीं जाता बल्कि ये देखी जाती है, तो ये दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। प्रश्न यही पूछे, श्रव्य सामग्री नहीं है। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए नवाचार नहीं है। वर्तमान में आपको पता है एनसीएफ 2005 में नवाचार को विशेष महत्व दिया गया है। कौन सा नवाचार से संबंधित नहीं है? प्रयोगशाला, स्थानीय भ्रमण, प्रोजेक्टर और पाठ्य पुस्तक। हमें पता है कि इसमें प्रयोगशाला भी जो है अगर प्रयोग करके बच्चे को सिखाओगे तो ये एक तरह का नवाचार ही है। और आपको पता है बच्चों में कंप्यूटर प्रयोगशाला आजकल बनने लग रही है, तो बच्चों को कंप्यूटर पे वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। स्थानीय भ्रमण नवाचार तो नहीं है देखा जाए तो, पर फिर भी एक तरह से, क्योंकि वर्तमान में बच्चों को रियलिटी दिखा करके अध्ययन कराया जा रहा है, तो ये भी एक तरह का नवाचार ही माना जाएगा। प्रोजेक्टर तो नवाचार है ही, हालांकि पूरी तरह से सरकारी विद्यालयों में अभाव माना देखा जाता है उसका, पर पाठ्य पुस्तक किसी भी तरह का नवाचार नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका उत्तर होगा कि नवाचार नहीं है तो पाठ्य पुस्तक नहीं है। अगला प्रश्न है कि अध्यापक शाम पट्ट का प्रयोग इसलिए करता है। हो सकता है कई अध्यापक ऐसे हो जो शाम पट्ट का प्रयोग ही ना करते हो, बिल्कुल बैठ के गए क्लास के अंदर, बैठ गए, हाँ बेटा खड़ा हो जा, किताब दी बच्चे को, उसको थोड़ा सा बोल बाल के खत्म कर दिया, तू पढ़ विधि बोलते हैं उसको। लेकिन फिर भी शिक्षक को शाम पट्ट का प्रयोग करना चाहिए। क्यों करता है? देखिए, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, रेखा चित्र, ग्राफ, मानचित्र आदि बनाने के लिए, उदाहरण और गृह कार्य देने के लिए, या उपर्युक्त सभी। अब देखिए उपर्युक्त सभी आ गया तो निश्चित रूप से उत्तर कुछ अलग ही होगा इसमें कि छात्रों का ध्यान आकर्षित, बिल्कुल शाम पट्ट का प्रयोग बच्चों के ध्यान आकर्षण के लिए, क्योंकि टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे को यही नहीं पता चलता, कठिन शब्द का अर्थ ही नहीं पता चलता, तो टीचर बार बार कठिन शब्दों को बोर्ड पे लिखेगा। कोई रेखा चित्र डायग्राम बनाना है बकायदा, उसका चित्र भी वो बनाएगा, तो ये बात तो सही है। रेखा चित्र, ग्राफ, मानचित्र बनाता ही है टीचर, और उदाहरण भी उसमें समझाता है, और बकायदा अंत में गृह कार्य भी देता है कि ये 5 प्रश्न आपको करके लाने, इन सब के लिए वो प्रयोग करता है। तो उत्तर आएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से त्रिआयामी माध्यम नहीं है। देखिए हमने देखा था 3D, बहुत सारी चीजें हमने देखी थी, अभी आपको याद होगा 3D इमेजेस कौन सी नहीं है? डायोरामा, प्रतिमान, रियालिया और ग्राफ। डायोरामा और रियालिया के बारे में आपने देखा था, डायोरामा एक तरह का मॉडल ही होता है, ठीक है, और ये रियालिया वास्तविक वस्तु होती हैं। जैसे हमने बताया था हड़प्पा संस्कृति का अगर अध्ययन कराना है तो म्यूजियम में ले जाकर वहाँ के औजार हथियार बच्चों को दिखा दीजिए, तो ये वास्तविक पदार्थ होते हैं। तो ये सारे ये क्या होते हैं? ये 3D होते हैं, ठीक है। जितने भी मॉडल होते हैं सारे के सारे मॉडल क्या होते हैं? 3D होते हैं, ये भी बात सही है। अच्छा, प्रतिमान मॉडल का ही दूसरा नाम है, मॉडल को ही प्रतिमान कहा जाता है, तो ये भी क्या होते हैं? ये भी 3 डायमेंशंस, त्रिआयामी होते हैं। लेकिन ग्राफ हमने बताया था आपको एक इस तरह का, ये ग्राफ बताया था, अगर 2004 में हमें अपनी आय का कोई ग्राफ दिखाना है तो हम लोग इस तरह का ग्राफ बनाएंगे, ये 2D होता है, ठीक है। तो इसमें पता चल रहा है ये 2D होता है, तो यही पूछ रहा, त्रिआयामी माध्यम नहीं है तो ग्राफ 2D है। चलिए अगला प्रश्न, संपूर्ण पृथ्वी या उसकी किसी भाग का समतल धरातल पर बनाया गया
पैमाने पर आधारित रूढ़िगत चित्र को कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ है ये। मानचित्र, विषयगत मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र और कथापरक मानचित्र। बहुत ही मतलब मुश्किल सवाल भी है, क्योंकि एक तो अकेला मानचित्र दे रखा है और मानचित्र के साथ में ये विषयगत भी दे रखा है, ऐतिहासिक भी दे रखा है, कथा भी दे रखी है। इसलिए आपको उत्तर तो कहीं ना कहीं मानचित्र ही है। पर अब आपको प्रश्न को ढंग से ये पढ़ना है कि कहना क्या चाह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल धरातल। ये तो तय हो गया कि धरातल कैसा है, समतल धरातल है, इसलिए 2D पे ये चित्र बनाया जाएगा। क्योंकि अगर उच्चावच दिखाना है आपको, हालांकि बना सकते हो, पर क्योंकि उच्चावच दिखाने के लिए आप पैमाना भी बनाओगे और बकायदा उसमें चित्र वगैरह जो भी है ये चोटी को प्रदर्शित कर रहा है ऐसा बनाओगे। समतल धरातल पर बनाया गया है, पैमाने पर आधारित है, कोई बात नहीं, ऐतिहासिक के लिए भी है, विषयगत के लिए भी है। लेकिन ये कह रहा है रूढ़िगत चित्र। इस प्रश्न से इसका उत्तर निकलेगा, क्योंकि नवाचार के लिए मानचित्रों को बहुत एकदम कथापरक या कहें कि अपन ऐतिहासिक मानचित्र बनाया। और अगर आप मान लो किसी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उस मानचित्र पर चीज़ें बताना चाह रहे हो, तो आप इसको थोड़ा सा क्या करोगे, चीज़ों को एकदम डायग्रामेटिकल बनाओगे। मतलब ऐतिहासिक बताना है तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को दिखाने के लिए बकायदा यहाँ पर कुछ स्थितियां बताओगी। लेकिन यहाँ कह रहा है रूढ़िगत है, कुछ बनाया हुआ नहीं है उस पर, इसलिए इसका उत्तर होगा केवल मानचित्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता? ऐतिहासिक स्थापत्य कला का, वंशक्रम का, मूर्तियां और देवी देवता। प्रश्न को ढंग से पढ़ें। निम्नलिखित में से किसका प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता? मॉडल कह रहा है भाई ये। प्रतिरूप का मतलब होता है मॉडल, तो किस चीज का मॉडल नहीं बनाया जा सकता? अगर कोई ऐतिहासिक स्थापत्य कला है तो आप इसका मॉडल बना सकते हैं, बिल्कुल। स्कल्पचर जितना भी होता है ऐतिहासिक, उसका मॉडल बना करके आप बता सकते हैं बच्चों को क्लास में कि यहाँ जब शासन कर रहे थे तो मुगल काल में मुगल कला और हमारी भारतीय कला का एक तरह का सामंजस्य हुआ था, और उससे जो शैली निकली थी वो इंडो इस्लामिक जो शैली थी वो निकली थी, इंडो मुगल शैली जिसको बोला जाता है। तो ये इसका बकायदा आप मॉडल बना करके बच्चों को बता सकते हैं। मूर्तियों के भी मॉडल, अगर कोई विष्णु भगवान की मूर्ति बनानी है तो मॉडल बना सकते हैं, आपको शिव जी की मूर्ति बनानी है तो मॉडल बना सकते हैं, जो भी देवी देवता है उनके मॉडल बना सकते हैं। लेकिन किसी वंशक्रम का मॉडल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वंशक्रम अगर मान लो आपको बाबर अकबर मुगल काल का वंशक्रम बताना है, ये मुगल काल है और मुगल काल का भाई वंशावली बताइए, तो आप क्या बताएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे भाई बाबर भारत में आया। कैसे बनाएंगे मॉडल? इसका नहीं बनाया जा सकता। चार्ट बनाया जा सकता है, फ्लो चार्ट, बकायदा आप उस पर चित्र लेंगे और मुगल काल बिल्कुल बाबर की फोटो बना देंगे या बाबर के कार्यों को लिख देंगे, बाबर के बाद में हुमायूं, ऐसे उसको कहते हैं चार्ट। लेकिन मॉडल नहीं बनाया जा सकता, तो उत्तर रहेगा बी, वंशक्रम का मॉडल नहीं बनाया जा सकता। अगला प्रश्न, मेले तमाशे शिक्षण के किस प्रकार के साधन है? देखिए, मेले और तमाशे दृश्य हैं, श्रव्य साधन है, व्यक्तिगत साधन है, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो पता ही है कि मेले दृश्य और श्रव्य में से कोई होंगे, व्यक्तिगत और इनको तो हटा दीजिए। अब हमें ये पता है कि यहाँ मेले में जब हम जाते हैं तो हमें ये पता है कि हमें सुनाई भी देती है आवाज़ें और दिखाई भी देता है, पर यहाँ ऑप्शन ही नहीं है श्रव्य दृश्य, तो इसलिए मेले तमाशे को यहाँ हम दृश्य में साधन में रखेंगे, क्योंकि इनका चार्ट वगैरह बना करके कि किसी मेले का वर्णन करें तो बकायदा, या फिर आपको कोई इस तरह दुकानें बहुत सारी स्टॉल और बहुत सारे लोग दिख रहे हैं तो वो एक तरह से दृश्य के अंतर्गत आता है, श्रव्य नहीं होता है। तो यह दृश्य साधन माना जाएगा मेले और तमाशे को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? मुद्रित सामग्री, ट्रांसपेरेंसी, ओवरहेड प्रोजेक्टर और ऑडियो कैसेट। अब ये देखिए अनुदेशन सामग्री, अनुदेशन का मतलब होता है ऐसी सामग्री जो हमें अनुदेशन देती है, इंस्ट्रक्शंस देती है। तो कोई भी मुद्रित सामग्री है वो अनुदेशन सामग्री होती है, कोई भी ट्रांसपेरेंसी होती है वो भी एक तरह से अनुदेशन दे सकती है कि उसमें क्या लिखा है, पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ओवरहेड प्रोजेक्टर एक तरह का प्रक्षेपण यंत्र होता है ये,
ये प्रक्षेपण यंत्र होता है, ये कोई अनुदेशन नहीं देता। ऑडियो कैसेट अनुदेशन दे सकती है, तो इसलिए इसका उत्तर अनुदेशन सामग्री नहीं है, OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर। अगला प्रश्न, एक अध्यापक श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को सरल बनाता है, रोचक बनाता है, प्रासंगिक बनाता है और मनोरंजक बनाता है। अच्छा प्रश्न है। सरल तो बनाता ही है, ये बात सही है, क्योंकि सहायक सामग्री में हमने पढ़ा है कि जितनी भी सहायक सामग्री है उससे क्या होता है, विषय वस्तु को सरल बनाया जाता है, रोचक बनाया जाता है, प्रासंगिक और मनोरंजक सब चीज़ है। उत्तर सारी सही, लेकिन प्रश्न को पढ़ो आप कि एक अध्यापक श्रव्य दृश्य सामग्री है, उसके प्रयोग से अपने अध्यापन को सरल बनाएगा कि रोचक बनाएगा कि प्रासंगिक बनाएगा या मनोरंजक बनाएगा। तो एक टीचर मनोरंजन करता है, पर सबसे पहले तो यहाँ क्रॉस करो मनोरंजन को, क्योंकि वो केवल मनोरंजन नहीं करता है। अब बात यह कि सामग्री कैसी है, उसको श्रव्य यानी कि सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। और हमें ये पता है कि जो भी विषय वस्तु है उसको सरल बनाया जाता है, विषय वस्तु को रोचक भी बनाया जाता है, लेकिन ये दोनों अगर हम इस शब्द को चुन लेंगे यहाँ से प्रासंगिक, तो आपके ये दोनों के दोनों सरल और रोचक इस वाले शब्द में शामिल हो जाएंगे। इसलिए इसका उत्तर होगा प्रासंगिक, क्योंकि कोई भी अध्यापक अगर श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करके अपने अध्यापन को क्या करेगा, प्रासंगिक बनाएगा कि कौन सी जगह कौन सी शिक्षण सामग्री उपयोग करनी है और उसका क्या मतलब है बच्चों को अल्टीमेटली उसका केवल सरल बनाना, रोचक बनाना, तो इसलिए कि वो विषय वस्तु को सरल बना सके, पर श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग से वो उसको प्रासंगिक बनाता है। इसमें ये दोनों बातें अपने आप शामिल हो जाती हैं, इसलिए उत्तर रहेगा सी। अगला प्रश्न, शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है। अब ये देखिए, ब्लैक बोर्ड हो चाहे ग्रीन बोर्ड हो चाहे व्हाइट बोर्ड हो, ठीक है, सर्वोत्तम उपयोग की बात कर रहा है। शिक्षण सामग्री को लिखने में भाई उपयोग तो होता ही है, लिखने में, विद्यार्थियों को एकाग्रचित बनाने में, शिक्षक द्वारा स्वयं को प्रदर्शित करने में और महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखने में। अच्छा प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में। ब्लैक बोर्ड आपको पता है कि आयताकार आकृति होती है, विलियम जेम्स ने इसका आविष्कार किया था। ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग, ये बात सही है, शिक्षण सामग्री को लिखेगा जरूर, लेकिन शिक्षण सामग्री इतनी ज़्यादा होती है कि वो पूरी शिक्षण सामग्री को बोर्ड पर लिख ही नहीं पाएगा। इसलिए ये एकाग्रचित भी करता है, तो अकेला उसका एकाग्रचित करने का काम भी नहीं है, लेकिन एक अच्छा शिक्षक महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखने में काम, अगर मान लो मुझे बच्चों को पढ़ाना है तो मैं बेटा आज हम पढ़ेंगे अर्थ एवं परिभाषा, तो मैंने एक हेडिंग डाल दिया, क्योंकि बोर्ड का एक आकार एक सीमित होता है। अच्छा प्रश्न है ये, और हेडिंग डाल दिया और हेडिंग से संबंधित कुछ और पॉइंट है तो डाल दिए, लेकिन अगर पूरी शिक्षण सामग्री को टीचर बोर्ड पे लिखने लग गया तो टीचर खुद काम ज़्यादा करने लग जाएगा, बच्चे काम नहीं करेंगे। बच्चों को डायरेक्शन देने के काम आता है बोर्ड, इसलिए यहाँ पे उत्तर होगा महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखने में। स्वयं को प्रदर्शित करने में तो करना ही नहीं चाहिए उसको प्रयोग, ये तो बिल्कुल गलत है। एकाग्रचित करता तो है, पर यहाँ सबसे उपयोगी बात है कि बोर्ड महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखने में ही काम आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, ये बात तो सही है। चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री हैं। चार्ट का उपयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो चार्ट और ग्राफ श्रव्य दृश्य है ही नहीं, काट दो, क्योंकि केवल दृश्य सामग्री है। और चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाए, ये भी बात गलत है, साइंस में भी होता है। शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि श्रव्य दृश्य सामग्री तो कुशलता के लिए इंपॉर्टेंट है। केवल एक ही सही बचा कि श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, उत्तर होगा ए। लिंग्वाफोन कैसा शैक्षणिक उपकरण है? दृश्य, श्रव्य, श्रव्य दृश्य, इनमें से कोई नहीं आपको पता है। भाषा शिक्षण में काम आता है, किस में काम आता है?
भाषा शिक्षण में काम आता है। ठीक है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, हमें ये पता है कि जैसे कोई हिंदी वाले बच्चे को हिंदी का उच्चारण दोष दूर करना है तो वो लिंग्वा फोन पे टीचर का रिकॉर्ड बना हुआ होता है, रिकॉर्डेड कोई भाषण होता है या जो भी सामग्री होती है रिकॉर्डेड होती है और बच्चा उसको बार बार सुनता है। तो उच्चारण दोष, उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करने के काम आता है ये। ठीक है, और इसमें पता है आपको रिकॉर्डेड रहता है, इसलिए ये श्रव्य सामग्री है, केवल बच्चा इसमें सुन करके अपने उच्चारण को शुद्ध करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि, योजना विधि, उपर्युक्त सभी। अब देखिए, उपर्युक्त सभी आती, जनरली बच्चे क्या करते हैं, उपर्युक्त सभी को टिक कर देते हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा। श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज कर रहा है तो वहां तो उपयोग की जरूरत पड़ेगी सामग्री की। कोई बच्चा कोई टीचर योजना विधि से बच्चों को पढ़ा रहा है, वहां भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ ऑप्शन उपर्युक्त सभी नहीं है, क्योंकि व्याख्यान विधि में किसी भी सहायक सामग्री की जरूरत नहीं है। कई बच्चे इसमें क्या करते हैं, कई बच्चे ये सोचते हैं कि व्याख्यान विधि में टीचर को पाठ्यपुस्तक तो जरूरी है, लेकिन आपको पता होगा कि व्याख्यान विधि में टीचर को कुछ भी जरूरत नहीं है। आज मुझे व्याख्यान देना है इस पे, तो मैं बिल्कुल बिना किताब के आऊंगा, बच्चे सुनने आएंगे बिना किताब के, और मैं अपना लेक्चर जो है बच्चों को दे दूंगा। ये होती है सही व्याख्यान विधि। तो यहाँ पे किसी भी श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से करना, ये उत्तर ये आया हुआ सवाल है। व्याख्यान विधि में किसी किताब की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पाठ्यपुस्तक और शामपट्ट भी दोनों सहायक सामग्री में आते हैं, इसलिए व्याख्यान विधि में जरूरत नहीं पड़ती, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है? फिल्म स्ट्रिप, ओएचपी, बुलेटिन बोर्ड और स्लाइड। प्रक्षेपित सामग्री नहीं है, फिल्म स्ट्रिप तो है भाई। ठीक है, ओएचपी एक तरह का प्रक्षेपण यंत्र होता है। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है आपको पता है? बुलेटिन को बोर्ड को सूचना पट्ट कहते हैं। ये केवल दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है बुलेटिन बोर्ड, ये कोई प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। ये OHP होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये एक तरह से प्रक्षेपित के अंतर्गत आता है, क्योंकि होता तो प्रक्षेपक है पर आता उसी के अंतर्गत है। स्लाइड्स भी उनमें काम आती हैं एक तरह से, जितने भी OHP मतलब एक तरह से प्रोजेक्टर होते हैं उनमें। केवल बुलेटिन बोर्ड है जो केवल दृश्य सामग्री है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसको ढंग से, इस तरह के प्रश्नों को जल्दबाजी ना करें, ढंग से प्रश्न पढ़ें। प्रक्षेपित सामग्री नहीं है बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, ये दोनों प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। शिक्षण अधिगम में अनुभव का शंकु किसने प्रस्तुत किया था? फैक्चुअल प्रश्न है। किलपैट्रिक, जॉन डीवी, हर्बर्ट, एडगर डेल। ओहियो विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र के प्रोफेसर थे एडगर डेल, जिन्होंने अनुभव का शंकु दिया था। त्रिभुज नहीं दिया था, ये बार बार मैं बोल रहा हूं आपको ध्यान रखना। इस तरह की शेप थी। ये किस लिए दिया था? ये दिया था शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री की सापेक्षिक प्रभावशीलता बताने के लिए। यानी कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम यूज करते हैं उसकी प्रभावशीलता सापेक्षिक रूप से कैसी रहती है, इस चीज को इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए इस शंकु में समझाया। इसमें 4 खाने थे। पहले को शीर्ष बोला था इन्होंने, जिसमें शाब्दिक अभिप्रेरणा या शाब्दिक सामग्री की बात की थी इन्होंने, कि जितने भी लिखित मौखिक जितनी भी शब्दावली है वो इसके सबसे शीर्ष पर आएगी, और क्योंकि सबसे न्यूनतम प्रभावी होती है बच्चों के लिए। उसके बाद में इन्होंने अप्रक्षेपी वर्ग को रखा था। तीसरे नंबर पे इन्होंने प्रक्षेपी सामग्री को रखा था, OHP, स्लाइड वगैरह को। और चौथे नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण जिसको माना, जिसको इसके आधार या धरातल पे रखा था, वो था प्रत्यक्ष अनुभव।
यानी कि अगर हम कोई फील्ड ट्रिप कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो वहाँ बच्चा चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक सीखेगा। ये था इनका अनुभव का शंकु जो एडगर डेल ने दिया था। हमने हमारे वीडियो में बहुत अच्छे से इसको समझाया हुआ है। अगर आपको डिटेल में और जानना है तो आप इसके वीडियो को देख सकते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री वाले को। चलिए अगला प्रश्न। तुलनात्मक अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सामग्री है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ग्लोब, शामपट्ट, ग्राफ, चित्र। देखिए, तुलनात्मक अध्ययन जिस रूप में हम तुलना की बात करते हैं, तो दो चीज़ों की तुलना कर रहे हैं बाकायदा। एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है। ग्लोब पे तुलना हो सकती है, ग्लोब बन रहे हैं, तुलना नहीं। वहाँ भूगोल पढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है, अक्षांश और देशांतर बच्चों को वहाँ पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। शामपट्ट, हालांकि शामपट्ट पे काम में लिया जा सकता है तुलना बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ग्राफ जो है सबसे अच्छी अध्ययन क्योंकि यह प्रश्न है सर्वाधिक उपयुक्त। हालांकि शामपट्ट भी काम में लिया जा सकता है, लेकिन ग्राफ सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपयुक्त है तुलनात्मक अध्ययन के लिए। क्योंकि अगर आपको दो काल जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल के सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, कोई भी अगर आपको इनको तुलनात्मक अध्ययन करना है तो बाकायदा इस तरह आप ग्राफ के माध्यम से और चार्ट के, अगर इसमें चार्ट और होता तो ग्राफ चार्ट दोनों ही उसके काम में लिए जाते हैं। चित्र, शामपट्ट, ग्लोब इत्यादि नहीं, सर्वाधिक उपयुक्त सामग्री है इसमें ग्राफ। मैजिक लालटेन कहते हैं एपिडाइस्कोप को, एपिस्कोप को, डाइस्कोप को, उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी हमने ये आपने पढ़ाई होगा, ये मैजिक लालटेन, जादुई लालटेन, मायादीप, इसके अन्य नाम हैं। देखिए, इसको जादुई लालटेन भी कहा जाता है, इसको मायादीप भी कहा जाता है। ये पहला प्रोजेक्टर था, इसलिए लोगों ने देखा कि यार ये तो बहुत ही एकदम मैजिकल है, तो इसको जादुई लालटेन नाम दे दिया। और इसका जो नाम है वो है डाइस्कोप। आप देखेंगे कि डाइस्कोप को मैजिक लालटेन या मैजिक लैंटर्न कहा जाता है। तो उत्तर होगा इसमें सी। अगला प्रश्न, वह यंत्र जिसके द्वारा छोटे चित्र बड़े करके पढ़ने के पर्दे, ये पढ़ने नहीं है, इसको लिख लें आप, पर्दे के ऊपर प्रदर्शित किए जाते हैं, टेलीविजन, कंप्यूटर, रेडियो, मायादीप। वह यंत्र छोटे चित्रों को बड़ा करके, टेलीविजन नहीं दिखाता, कंप्यूटर भी, पर्दे पर, क्योंकि प्रश्न छोटे चित्रों को बड़ा तो ऐसे तो जूम कर सकते हैं हम कंप्यूटर पे, लेकिन पर्दे पर दिखाने की बात है, रेडियो भी नहीं दिखाया। मायादीप जिसकी हमने बात की अभी, ये मैजिक लैंटर्न, डाइस्कोप, ठीक है। डाइस्कोप या मैजिक लैंटर्न जो है छोटे चित्रों को बड़ा करके पर्दे पर प्रदर्शित करता है, एक तरह का प्रोजेक्टर है ये। अगला प्रश्न, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधनों दूर कर सकता है, यानी कि रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है, ये प्रश्न है। रेडियो की एक लिमिट्स है क्या? पहली चीज तो उसकी लिमिटेशंस को समझो। रेडियो केवल जो चीज बोलता है सिग्नलों के माध्यम से उसमें सुना जाता है, और एक बार चीज जो उसने बोल दी, चाहे वो न्यूज हो चाहे कुछ भी हो, वो एक बार हम सुन लेते हैं, उसको दोबारा नहीं सुन सकते उसी समय, ठीक है, क्योंकि उसमें रिकॉर्डेड नहीं होता है, उसमें सारी चीजें सिग्नल के माध्यम से आती हैं। तो उसकी सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन है जिसने दूर किया है? ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर, इनमें से कोई नहीं। अब देखें, ग्रामोफोन केवल संगीत की शिक्षा देने के काम आता है, लिंग्वाफोन भाषा संबंधी दोष या उच्चारण दोष को दूर करने के काम आता है, लेकिन टैप रिकॉर्डर एक ऐसी चीज है जो रेडियो की दिक्कतों को या श्रव्य साधनों, जो रेडियो में जो प्रॉब्लम है एक बार सुनने की, उसको दूर कर सकता है। इसमें बार बार चीज को रिकॉर्ड करके कई बार सुना जा सकता है। उत्तर सी। अगला, शामपट्ट को शिक्षण सहायक सामग्री के किस वर्ग में रखा जा सकता है? देखिए, शामपट्ट आपको पता ही है शिक्षण सहायक सामग्री किस तरह की है, ये दृश्य सामग्री है, ये हमें पता है। तो ये दृश्य श्रव्य है, दृश्य साधन है, श्रव्य दृश्य, अच्छा ये तो सिंपल क्वेश्चन है एकदम। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि ये दृश्य सामग्री के अंतर्गत आ जाएगा। ग्राफ किस प्रकार की शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है? दृश्य, श्रव्य, श्रव्य दृश्य या प्रक्षेपी? देखिए, ग्राफ क्या होता है?
एक इस तरह के पाई चार्ट या पाई ग्राफ होते हैं, बार ग्राफ भी होते हैं इस तरह के, ठीक है। तो ये आपको पता है 2D चीज़ें होती हैं और ये किस तरह की होती हैं, इनको केवल देखा जा सकता है, इसलिए दृश्य सामग्री के अंतर्गत आएंगी। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का उद्देश्य है कौतूहल उत्पन्न करना, विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करना, पाठ्य सामग्री को सरल बनाना और उपर्युक्त सभी। बहुत अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न भी है। उद्देश्य पूछा है, हमने पढ़ाए हैं उद्देश्य शिक्षण सामग्री के। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य तो होता है कि जो हम बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं बच्चा उसको सीख जाए और स्थायी रूप से सीख जाए। तो देखिए कौतूहल हमने बताया जिज्ञासा उत्पन्न करता है, ये बात सही है। ये विषय वस्तु के प्रति बच्चों की रुचि उत्पन्न करता है, क्योंकि बिना रुचि के कोई भी काम बच्चा स्थायी रूप से नहीं करेगा, इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से बच्चों में रुचि भी उत्पन्न की जाती है। और ये पाठ्य सामग्री को एकदम सरल और रोचक भी बनाता है, प्रभावी बनाता है। तीनों ही सही है, इसलिए उत्तर डी। एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार सर्वाधिक प्रभावी शिक्षण सामग्री कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एडगर डेल जब भी हम पढ़ते हैं तो आपको याद होगा उन्होंने अनुभव का शंकु, मैंने अभी बताया था आपको एक पिछले प्रश्न में, तो इस तरह का अनुभव का शंकु बनाया था जिसको उन्होंने 4 वर्गों में विभाजित किया था। पहले नंबर पे था शाब्दिक सामग्री, दूसरे नंबर पे था अप्रक्षेपी सामग्री, तीसरे नंबर पे था प्रक्षेपी सामग्री और चौथे नंबर पे प्रत्यक्ष अनुभव आधारित सामग्री चौथे नंबर पे। ये इसका पहला नंबर, दूसरा वर्ग, तीसरा और ये चौथा। अब ये कह रहा है कि अनुभव शंकु के अनुसार सर्वाधिक प्रभावी, आपको पता है कि इनकी प्रभावशीलता, ये जो चार्ट बना हुआ है ये सर्वाधिक प्रभावी ये वाला, फिर उसके बाद ये, फिर ये सबसे कम प्रभावी है, यानी कि ऐसे चलता है फ्लो उसका, ठीक है। ये प्रभावशीलता का जो ग्राफ है यानी कि ऐसे चलता है, ये सर्वाधिक प्रभावी चौथे नंबर पे जो होगा यानी कि ये वाला। तो इसमें पूछा सर्वाधिक प्रभावी ये और सबसे कम प्रभावी शाब्दिक सामग्री। समझ में आ रही हैं चीजें आपको? सबसे कम प्रभावी, अब यहाँ सबसे कम का मतलब तुलनात्मक रूप से कि कंपैरेटिवली इन तीनों के ये शाब्दिक जो सामग्री है वो न्यूनतम रूप से प्रभावशील होती है शिक्षण में। अगला प्रश्न, एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार शंकु के शीर्ष पर कौन सी सामग्री, अभी हमने देखा ये शंकु बनाया था उन्होंने और बकायदा उसके शीर्ष पर उन्होंने नंबर 1 पे रखा था शाब्दिक, चाहे वो लिखित शब्द हो और चाहे वो मौखिक शब्द हो, उन्होंने शाब्दिक को सबसे ऊपर रखा। अब इनमें शाब्दिक देखो, मौखिक शब्द, मॉडल, प्रोजेक्टर और क्षेत्र भ्रमण, हमें पता है ये तो नंबर 1 पे उन्होंने रखा था। ये मॉडल जो है ये अप्रक्षेपी सामग्री है, दूसरे नंबर पे हो गई। ये प्रोजेक्ट प्रक्षेपी सामग्री है, तीसरे नंबर पे हो गई। और एक क्षेत्र भ्रमण ये प्रत्यक्ष अनुभव वाली सामग्री है, तो सबसे ऊपर शंकु के शीर्ष पर उन्होंने मौखिक शब्द को रखा जो कि सबसे कम प्रभावी है। अगला प्रश्न, एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्रियों के कितने प्रकार माने गए हैं? 6, 5, 4, 3। ये बहुत सिंपल सवाल है कि एनसीईआरटी ने शिक्षक सहायक सामग्री को 6 भागों में बांटा था, ठीक है। 6 भागों में इन्होंने बांटा था। ग्राफिक्स, दूसरा था डिस्प्ले, एक इन्होंने श्रव्य भी बांटा था, प्रक्षेपी, एक प्रक्रिया, वैसे करके उन्होंने इसको 6 भागों में बांटा था। तो इसका उत्तर रहेगा 6। शिक्षण सहायक सामग्री का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? देखिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है इंद्रियों के आधार पर तो नहीं किया गया। इंद्रियों के आधार पर तो 3 प्रकार का वर्गीकरण है, दृश्य,
श्रव्य और श्रव्य दृश्य, प्रौद्योगिकी के आधार पर, तकनीकी के आधार पर, प्रक्षेपण के आधार पर और एनसीईआरटी के अनुसार 6 हैं। प्रक्षेपण के आधार पर प्रक्षेपी अप्रक्षेपी 2 हैं और ये प्रौद्योगिकी के आधार पर भी 2 है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो इसमें उत्तर होगा प्रौद्योगिकी के आधार पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी दृश्य सामग्री के उदाहरण है? अच्छा प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा में, तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, लपेट फलक, एटलस, ग्रामोफोन, रियालिया, डायोरामा, फ्लैनल बोर्ड, मॉडल, मैगजीन, टेलीविज़न, बुलेटिन बोर्ड, एपी, स्कोप और संगणक निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी दृश्य सामग्री हैं? तो आपको ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें सारे के सारे दृश्य सामग्री के एग्जाम्पल हो। तो लपेट जो दृश्य हैं मैं उनको टिक कर रहा हूं पहले एक बार। लपेट फलक केवल दृश्य सामग्री है, एटलस दृश्य सामग्री है, लेकिन ग्रामोफोन ये दृश्य सामग्री नहीं है, ये श्रव्य सामग्री है। रियालिया यानी कि रियल जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं वो दृश्य सामग्री होती हैं। डायोरामा मॉडल होते हैं वो भी एक तरह से दृश्य सामग्री है, और फ्लैनल बोर्ड जो होता है वो भी एक तरह से दृश्य सामग्री। देखिए ऑप्शन में उत्तर तो हमें यही मिल गया, रियालिया, डायोरामा और फ्लैनल बोर्ड। यहाँ मॉडल तो दृश्य है, मैगजीन दृश्य है, लेकिन टेलीविजन क्या है? श्रव्य दृश्य, ठीक है। या बुलेटिन बोर्ड दृश्य है, एपी स्कोप जितने भी प्रोजेक्टर हैं वो दृश्य हैं, लेकिन संगणक कंप्यूटर जो है वो श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण माना जाता है। इसलिए इसका उत्तर रहेगा बी, रियालिया, डायोरामा, फ्लैनल बोर्ड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण है? आपको इन चारों में से वो विकल्प छांटना है जो श्रव्य दृश्य दोनों का उदाहरण है। शब्दकोश, टेली टीचिंग, टेप रिकॉर्डर और हास्य व्यंग्य चित्र। देखिए शब्दकोश जो होता है वो मुद्रित सामग्री है, एक तरह से वो दृश्य सामग्री है। टेली टीचिंग क्या होता है? टेलीफोन के माध्यम से टीचिंग की जाती है, जो कि वर्तमान में आवाज भी और चित्र दोनों सुनाई देते हैं। बिल्कुल जो उत्तर हमें चाहिए था वो यहाँ हमें मिल गया है। टैप रिकॉर्डर केवल और केवल श्रव्य सामग्री है, और हास्य व्यंग्य चित्र जितने भी होते हैं वो एक तरह के दृश्य सामग्री, चित्र की कह रहा है ना, चित्र तो दृश्य है। तो श्रव्य दृश्य टेली टीचिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर, टेलीविजन, ये श्रव्य दृश्य के अंतर्गत आते हैं। विद्यार्थियों के उच्चारण दोषों को दूर करने के लिए किस सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये। ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, फिल्म स्ट्रिप, फ्लालीन बोर्ड। आपको पता ही है कि उच्चारण दोषों को भाषा प्रकोष्ठ कक्ष होता है, उसमें जाकर के बच्चा बार बार टीचर का जो रिकॉर्ड होता है उसको सुनता है और अपने दोषों को, उच्चारण दोषों को दूर करता है। तो वो यंत्र है लिंग्वाफोन, उत्तर बी। अगला देखिए, एडगर डेल के अनुभव शंकु में शिक्षण सहायक सामग्रियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता के आधार पर वर्गीकृत प्रक्षेपी सामग्री में क्या शामिल नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपने एडगर डेल का अनुभव शंकु पढ़ा, उसमें प्रभावशीलता, सापेक्षिक प्रभावशीलता के आधार पर 4 वर्ग बांटे, जिसमें ये प्रक्षेपी जो वर्ग है, यानी अपन ऐसे उसके शंकु की अगर अपन बात करते हैं, सबसे ऊपर शाब्दिक, दूसरे नंबर पे अप्रक्षेपी, तीसरे नंबर पे आता है ये प्रक्षेपी। तो इसमें कौन कौन सी चीजें? देखिए डायस्कोप जो होता है ये एक तरह का प्रोजेक्टर ही है, ये पूछ रहा है सामग्री में शामिल नहीं है, ये प्रोजेक्टर है। एपीस्कोप भी एक तरह का प्रोजेक्टर है, ये डायस्कोप को मैजिक लालटेन भी बोलते हैं। सिनेमा और एक प्रोजेक्टर तो प्रोजेक्टर है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। सिनेमा जो है वो प्रत्यक्ष में उन्होंने रखा था सबसे नीचे वाले में, ठीक है, श्रव्य दृश्य में, इसलिए इसमें सिनेमा ना होकर के ये सिनेमा ही प्रक्षेपी में नहीं है शामिल, बाकी ये तीनों हैं, उत्तर सी।
चलिए दोस्तों, ये आपने शिक्षण अधिगम सामग्री TLM से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये हमने इसमें कराए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छी लग रही होगी और इस पर ज़रूर इनको देख करके कमेंट करना। अगर कोई और भी आपको लगता है वो चीज़ें भी आप इसमें बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।